एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बेटा, ईपीएफ। प्रोविडेंट फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का होना जरूरी है, मगर जब एक इंडिविजुअल अपनी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही कैन कंट्रीब्यूट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में केवल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है, कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मगर ईपीएफ में दो व्यक्ति कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिविजुअल तो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो पीपीएफ हम कवर करेंगे बेटा सेक्शन 80C में, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वही कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। तो जैसा मैंने आपको बताया दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और ईपीएफ बेटा दो कैटेगरी में हमारे पास होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एंड अदर एम्प्लॉयज मतलब नॉन गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो ईपीएफ होता है इसका नाम होता है एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एंड अदर एम्प्लॉयज के लिए बेटा जो प्रोविडेंट फंड होते हैं ये दो हमारे पास होते हैं, आरपीएफ, ठीक है। एक हमारे पास होता है बेटा आरपीएफ और दूसरा होता है यूआरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड सेकंड हमारे पास होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये दो तरह के फंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो तीनों तरह के फंड्स का हम ट्रीटमेंट यहां पर डिस्कस करेंगे, एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ। सबसे पहले तो देखिए ये काम कैसे करता है प्रोविडेंट फंड। मान लीजिए एक पिगी बैंक बनाया गया, ठीक है, एक सेविंग के लिए पिगी बैंक बनाया गया, और इस पिगी बैंक में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए 1000 रुपया, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाई तुम भी कंट्रीब्यूट करो, तो एम्प्लॉय कहता है सर मुझे तो सेविंग नहीं करनी, मगर एम्प्लॉयर कहता है नहीं सेविंग करो, अगर तुम 1000 रुपया सेव करोगे तो मैं भी तुम्हारे नाम से 1000 रुपया सेव करूंगा, और दूसरी बात ध्यान रखना इस पर जो भी पैसा मिलेगा वो पूरी तरीके से तुम्हारा हक होगा, मैं इसमें से एक छोटा पैसा, एक सिंपल मतलब नॉट इवन ए सिंगल पैनी में घर लेकर जाऊंगा। अरे ये तो एम्प्लॉय बड़ा खुश हो गया, रीजन अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा 1000 तो 1000 करेगा एम्प्लॉयर उसके नाम से, तो मतलब पैसा कंट्रीब्यूट होते ही पिगी बैंक में तो डबल हो गया, समझ रहे बेटा। सो यहां पर दो व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेंगे, अब ये पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, एज पर गाइडलाइंस अब गवर्नमेंट ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब हर इसमें एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और इस पर मिलता है इंटरेस्ट। तो ईयरली 3 फीचर होते हैं हमारे इस पिगी बैंक में, और इस पिगी बैंक पिगी बैंक में एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और बेटा इस पर इंटरेस्ट मिलता है। जब इस पिगी बैंक को ब्रेक करते हैं तो इसमें से जो पैसा होता है, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट, अब इस टोटल अमाउंट में ये 1000 रुपए भी शामिल होगा, ये 1000 रुपया भी शामिल होगा, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी शामिल होगा। ये टोटल अमाउंट किसकी पॉकेट में जाता है, ये मिलेगा पूरा का पूरा अमाउंट एम्प्लॉय को। मतलब पैसा जमा तो कराएंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, मगर जो पिगी बैंक टूटने पर, गुल्लक टूटने पर जो पैसा मिलेगा वो किसका है, वो है केवल और केवल एम्प्लॉय का। जैसे आपने घर में जब छोटे थे एक पिगी बैंक लेकर आए, ठीक है, तो 5 रुपए आपने डाले, 5 रुपए पापा ने डाले, 5 रुपए मम्मी से डलवाए, 5 रुपए दादू से डलवाए, दादी से, घर में जितने थे सबसे आपने पैसे डलवा दिए, मगर जब पिगी बैंक आपने तोड़ा, गुल्लक तोड़ी, तो वो पूरा पैसा आपका था। सेम बेटा यहां पर है, दैट इज पिगी बैंक में दोनों लोग जमा कराएंगे पैसा, एम्प्लॉयर जमा कराएगा, एम्प्लॉय जमा कराएगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा इसे इन्वेस्ट करने पर, मगर जब पिगी बैंक को तोड़ा जाएगा तो इस पैसे पर पूरा अधिकार होगा हमारे एम्प्लॉय का, ठीक है बेटा। ये जो पिगी बैंक है, दिस पिगी बैंक इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अब
ये जो प्रोविडेंट फंड है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो ये है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाई है, वो इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराएंगे प्रोविडेंट फंड में और इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाएंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर को कहेंगे सर देखिए हमने एक प्रोविडेंट फंड बनाया है और हम इस पर इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज्ड कर दीजिए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चेक करेगा, कंडीशंस देगा, कहेगा देखो ये कंडीशंस पूरी कर दो। अब ट्रस्ट एम्प्लॉय कहते हैं सर देखो हमने कंडीशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो कमिश्नर कहेगा ओके डन, मैं इसे रिकॉग्नाइज्ड कर देता हूं, अब आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेटा अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसे अप्रूव कर देता है तो ये बन जाता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब तक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल नहीं मिलती तो प्रोविडेंट फंड तो बन चुका है मगर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसका नाम होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ, हम ये तीन तरह के ट्रीटमेंट डिस्कस कर, तीन तरह के फंड का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि जो हर महीने पैसा, हर साल या हर महीने पैसा जो एम्प्लॉयर ने जमा कराया इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉय ने जमा कराया इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट मिला इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलेगा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। सबसे पहले बात करते हैं एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। चलिए बुक आपके पास है, बुक में पूरा डिटेल में ये दिया गया है, मैं यहां समझा देता हूं ये आपको। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एनुअल इंटरेस्ट, पेमेंट received on termination। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट मिला और रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलेगा इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एसपीएफ मतलब फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर मतलब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल रहेगा आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपने एसपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो ध्यान रखिएगा जो पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल नहीं हो रही, वो तो आपने इन्वेस्ट किया है अपनी इनकम में से, तो बेटा इस पर आप एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन एटीसी में। तो अगर एसपीएफ में एम्प्लॉयर खुद पैसा जमा कराता है तो जितना भी पैसा उसने जमा कराया है ये सेक्शन एटीसी में कवर हो जाता है, सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एटीसी में कवर होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो आपने तो जमा करा दिया, मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने एसपीएफ में जमा कराया 10,000 रुपया, तो जो आपने अपनी पॉकेट से बेटा 10,000 सबमिट कराया है, ये 10,000 आपका एटीसी में माइनस हो जाएगा, डिडक्शन जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट ने भी आपके नाम पर 10,000 रुपये जमा कराया, उसे जमा कराना जरूरी है, तो बेटा जो एम्प्लॉय, आई एम सॉरी मैं आई थिंक गलत बोल गया बेटा, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, इट्स माय मिस्टेक, मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा। इसे कर देते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और बेटा ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए सो जितना पैसा एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट से जमा कराया है वो एटीसी में डिडक्ट होगा, और जितना पैसा एम्प्लॉयर ने जमा कराया है नॉर्मली मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, ये टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में। ठीक है, टैक्स फ्री, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एनुअल इंटरेस्ट जो एसपीएफ पर मिलता है ये भी टैक्स फ्री, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है बेटा ये भी टैक्स फ्री है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन शॉर्ट एसपीएफ कभी भी सैलरी के क्वेश्चन में नहीं बनेगा क्योंकि सैलरी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपने जितना पैसा एसपीएफ में जमा कराया वो एटीसी में माइनस होगा, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा आपके नाम पर जमा कराया एसपीएफ में वो टैक्स फ्री है, हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा एसपीएफ में, ठीक है, जमा होगा,
वो भी टैक्स फ्री है, और जितना पैसा रिटायरमेंट पर आपको मिलेगा एसपीएफ से बेटा वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आने के चांसेस जीरो है क्योंकि इसका कहीं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आरपीएफ। चलो अब चलते हैं बेटा आरपीएफ की तरफ। आरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलो इंप्लॉय, अब आप काम करते हैं XYZ लिमिटेड में और से रिलायंस में आप काम करते हैं और आप अब आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं। हर साल आप भी आरपीएफ में पैसा जमा करा रहे हैं, तो जितना भी पैसा इंप्लॉय आरपीएफ में जमा कराता है इस पर बेटा एटीसी की रिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर ने, तो रिलायंस ने जितना आपके नाम से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा कराया है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इट इज टैक्स फ्री अप टू 12% ऑफ सैलरी। मतलब 12% तक टैक्स फ्री है। अगर 12% से ज्यादा कराया है जमा तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखेगा। तो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज टैक्स फ्री अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। यहां पर सैलरी का मीनिंग वही है जो हमने एचआरए में बेटा सीखा था, मतलब बेसिक, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन ऑन सेल्स। एनुअल इंटरेस्ट जो आरपीएफ पे आपको मिलेगा, इट इज टैक्स फ्री अप टू 9.5% पर एनम। 9.5% पर एनम तक जितना इंटरेस्ट मिला है वो टैक्स फ्री, अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो टैक्सेबल। अब ध्यान से देखिए, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं। और टर्मिनेशन पर जितनी पेमेंट आरपीएफ से मिलती है ये टैक्स फ्री होती है, मगर इसके लिए कुछ कंडीशन है जो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। सो आरपीएफ, आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आरपीएफ के मेंबर हैं, तो जितना पैसा आपने आरपीएफ में जमा कराया ये एटीसी में डिडक्शन मिलेगी। जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने जमा कराया है ये 12% ऑफ सैलरी तक टैक्स फ्री, बैलेंस टैक्सेबल, सैलरी सेम एज इन एचआरए। अगर इंटरेस्ट एक्रू किया है तो 9.5% तक टैक्स फ्री पर एनम और बेटा उसके बाद टैक्सेबल होगा। और रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलेगा आरपीएफ से ये टैक्स फ्री होगा, मगर सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। इसकी कंडीशन आपको बुक में दी गई हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ये 12% और 9.5% पर डिस्कशन करते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15,000, सैलरी of employee 10,000 पर मंथ। चलो अब आपको निकालना है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम पर आरपीएफ में 15,000 रुपए पूरे एक साल का जमा कराया और इस एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ। अब यहां पर भी एचआरए की तरह सबसे पहले हम सैलरी निकालें। सैलरी का मतलब है बेसिक 10,000 पर मंथ, तो ये हो गया 1,20,000। डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन नहीं है एंड कमीशन ऑन सेल्स गिवन नहीं है। बेटा जनरली एमसीक्यू में सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, एग्जामिनर केवल सैलरी देकर छोड़ देता है और वही आपके टोटल सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो सैलरी फॉर एचआरए है 1,20,000 और यही सैलरी हम आरपीएफ के लिए यूज करते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी हो गई 1,20,000। अब ध्यान से देखिए, इंप्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है? इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ किसके नाम पर? एम्प्लॉय के नाम पर उसने जमा कराया है 15,000 और टैक्स फ्री कितना होता है? 12%। किस चीज का? सैलरी का। सैलरी है 1,20,000, इसका 12% होगा बेटा 14,400, तो मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा 600 रुपया। ठीक है, तो बेटा सैलरी हमारे पास है 15,000, सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो पूरी आपको निकालनी है सैलरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर। मान लीजिए employers contribution to RPF
20,000 rupees. Salary of employee 1,50,000 rupees. This information is given for previous year 16-17. पूरा आपको गिवन है. अब आपको निकालना है टैक्सेबल अमाउंट. टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ. ये बड़ा सिंपल है, एक नंबर में लड्डू क्वेश्चन है. एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है? 20,000. और टैक्स फ्री कितना होता है बेटा? सैलरी का 15%, 12%. तो 1,50,000 का 12% हो गया 18,000 रुपया. सो टैक्सेबल 2,000. ठीक है. अच्छा, अगर ये 20,000 की जगह होता 18 से 16,000, तो फिर आप करते 16,000 मिला है भाई. 18,000 तो टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल कितना होता? नील. नेगेटिव नहीं आएगा. 18,000 मतलब 12% तक टैक्स फ्री है. तो अगर एम्प्लॉयर 12% तक कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स फ्री है. कम करता है तो भी टैक्स फ्री है. ज्यादा करता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है केवल वही टैक्सेबल होगा. और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? देखो, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,000 each by employer and employee. अब डेलिब्रेटली आपको परेशान किया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा दैट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने ही आरपीएफ में जो जमा कराया है पैसा, बेटा ये पैसा जो जमा कराया है ये हमारे पास है 20,000 ईच. मतलब 20,000 एम्प्लॉय ने जमा कराया है, 20,000 एम्प्लॉय ने जमा कराया है. ठीक है. अब सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, मान लीजिए ये आपको गिवन है 1,50,000 रुपए. अब ये 1,50,000 है, मतलब ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आरपीएफ के लिए. ठीक है. अब मुझे निकालना है, एग्जामिनर ने पूछा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ. बेटा ध्यान से देखिए, इसमें दो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. जो एम्प्लॉय ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है 20,000. बेटा जो 20,000 रुपए है ये तो एटीसी में माइनस होगा, डिडक्शन मिलेगी, तो ये टैक्सेबल नहीं है. एग्जामिनर डेलिब्रेटली आपको परेशान करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो बेटा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि एटीसी में माइनस होता है. तो ये वाला पॉइंट आपको ट्रीट नहीं करना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. निकालना क्या है? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ. और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ जब आप निकालेंगे बेटा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ जब आप यहां पर निकालेंगे तो इसमें केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है. तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? सेम जो भी लास्ट एग्जांपल हमने किया था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 20,000 माइनस 12% ऑफ सैलरी 18,000. सो टैक्सेबल आपके पास होगा बेटा 2,000 रुपीज. ठीक है. तो एम्प्लॉयर डेलिब्रेटली आपको परेशान करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकता है. थियोरेटिकल एमसीक्यू बन सकता है. एक और एग्जांपल देखिए, फिर इंटरेस्ट पर चलेंगे. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 14% ऑफ सैलरी. सैलरी 1 लाख. बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना? अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन. भाई 14% मिला है, 12% टैक्स फ्री होता है, टैक्सेबल होगा 2% ऑफ सैलरी. सैलरी है 1 लाख, तो आंसर हो गया 2,000 रुपया. सो एग्जामिनर कैसे भी आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर. ठीक है. शांत रहिएगा, कंसेप्ट को ध्यान रखिए. ओके बेटा. नेक्स्ट. हाँ जी, आगे क्या पढ़ा था हमने? थोड़ा आगे आ गए हम. ये रहा. सो एटीसी वाला पॉइंट डिडक्शन में आएगा. ये 12% हमने कर लिया. अब आ रहे हैं टैक्स इंटरेस्ट 9.5% पर एनम. कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको देखना. थियोरेटिकल एमसी तो क्लियर है. इंटरेस्ट टू आरपीएफ का रेट कितना होता है टैक्स फ्री? 9.5% पर एनम. इनकम टैक्स में 9.5% है, एक्चुअल में कुछ भी रहे मिले कितना भी, इनकम टैक्स एक्ट में याद रखना है 9.5%.
ठीक है, न्यूज पर ध्यान मत देना जब तक मैं आपको कोई चेंजेस ना भेजूं बेटा, क्योंकि ये एक्चुअली चेंज होते रहते हैं, मगर इनकम टैक्स एक्ट में 9.5% है अभी। अच्छा, इंटरेस्ट टू आरपीएफ, अब कैलकुलेट कैसे करना है देखना। इंटरेस्ट टू आरपीएफ मान लीजिए मिला है 22,000 और एट 11% पर एनम। इंटरेस्ट टू आरपीएफ कितना मिला है 22,000 और रेट कितना है 11। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये 11% पर एनम मिला है। 11% बेटा टैक्स फ्री कितना होता है 9.5% पर एनम। तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना होगा, हाँ जी टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल हो गया 11 माइनस 9.5 1.5% पर एनम। ठीक है, अब आपको तो एब्सोल्यूट निकालना है क्योंकि 22,000 रुपया मिला है, तो आपको इस 22,000 में से बताना है टैक्सेबल कितना। तो सीधा कैसे निकालते हैं देखो, टैक्सेबल इंटरेस्ट सबसे पहले लेंगे 22,000। 22,000 किस रेट से मिला है, 22,000 मिला है 11%, तो ये 22,000 है 11%। टैक्सेबल कितना है 1.5, तो बताओ 1.5% कितना होगा। बड़ा सिंपल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, ध्यान रखना डिवाइड बाय 100 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 22,000 है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का रेट है 11%। तो बेटा टैक्सेबल इंटरेस्ट टू आरपीएफ कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट माइनस 9.5%। ठीक है, प्रोवाइडेड वो 9.5% से ज्यादा होगा, 9.5% या कम मिला है तो पूरा टैक्स फ्री। ओके, तो अगर टैक्सेबल होता है तो कुछ ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं इसको। ठीक है, चलो अब एक कंप्लीट क्वेश्चन देखो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15,000, employees contribution to RPF again 15,000, interest to RPF at 12% per annum 24,000, salary for RPF मतलब RPF का 12% कैलकुलेट करने के लिए 10,000। आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड इंटरेस्ट टू आरपीएफ अंडर सैलरी। तो इस फिगर में से कितना अमाउंट है जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना टैक्सेबल है, इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल है। तो सबसे पहली बात, जो पैसा बेटा एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट से जमा कराया है आरपीएफ में, ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टीसी में माइनस होता है, तो ये बाहर। तो टैक्सेबल इसमें देखो और इसे देखो। पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वाला अमाउंट मिला कितना है 15,000, टैक्स फ्री कितना होगा 12% ऑफ सैलरी, तो 12% ऑफ सैलरी, सैलरी है ये 10,000 पर मंथ है बेटा ये, तो मतलब ये हो गई 1,20,000, तो 1,20,000 हो गई 12 महीने की सैलरी, 12% हमारे पास हो गया है 14,400 रुपीज। सो टैक्सेबल अमाउंट हो गया है 600। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 600। इंटरेस्ट, हाँ पॉज कर दो अपने आप, एक बार निकालो फिर प्ले करना। इंटरेस्ट हाँ जी, ठीक है, कैसे निकाला इंटरेस्ट, याद आया। इंटरेस्ट 24,000 मिला है, 12% टोटल, और टैक्सेबल कितना हुआ 9.5% टैक्स फ्री, तो टैक्सेबल 2.5%, तो ये आएगा 5,000। तो सैलरी हेड में जो आरपीएफ का अमाउंट टैक्सेबल होगा बेटा ये होगा 5,600 रुपीज। ओके,
चलो वापस चलते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको रिटायरमेंट पर बेटा जो पैसा मिलता है ये हमने कहा था टैक्स फ्री, मगर इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। बुक एक बार ओपन कर लीजिए, बुक में देखिए कंडीशन गिवन है। नोट नंबर 3 देखिए, पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ इज टैक्स फ्री इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस विद हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर। अगर एम्प्लॉय ने कम से कम 5 साल कंटिन्यूअस जॉब की है तभी आरपीएफ का पैसा टर्मिनेशन पर टैक्स फ्री होगा। इसका मतलब अगर 5 साल से पहले जॉब छोड़कर पैसा निकालता है तो ये टैक्सेबल होता है। नंबर 2, the service has been terminated by reason of employee's ill health or by the contraction or discontinuance of the employee's business or other cause beyond the control of the employee। अगर 5 साल से पहले जॉब छूट जाती है फॉर अनअवॉइडेबल रीजन, जैसे एम्प्लॉय बीमार हो गया, लॉन्ग पीरियड के लिए उसे जॉब छोड़ना पड़ा, या एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, तो इन दीज केसेस अगर जॉब 5 साल से पहले छोड़ी जाती है और आरपीएफ से पैसा निकाला जाता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और इफ एम्प्लॉय हैज ट्रांसफर्ड हिज आरपीएफ बैलेंस टू आरपीएफ विद न्यू एम्प्लॉयर, मान लीजिए आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं, 3 साल तक जॉब करते हैं, आरपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, 3 साल बाद आप जॉब छोड़ देते हैं, अगर आपने पैसा निकाला तो ये टैक्सेबल। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने ये आरपीएफ नए एम्प्लॉयर के साथ ट्रांसफर करा दिया, मतलब उसे ब्रेक नहीं किया, और अब तो क्योंकि आरपीएफ यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल आरपीएफ नंबर आपके पास है, तो अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एट प्रेजेंट। तो ये वाली कंडीशंस बेसिकली अब बेकार हो चुके हैं, बट स्टिल एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है मगर एग्जाम के लिए भी यूजफुल है कि बेटा 5 साल से पहले जॉब छोड़कर पैसा निकाला, टैक्सेबल। कब टैक्सेबल नहीं होगा, अगर 5 साल से पहले जॉब छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर के साथ ज्वाइन कर दिया और आरपीएफ का पैसा वहां ट्रांसफर करवा दिया, नॉट टैक्सेबल। या 5 साल से पहले जॉब छोड़िए बिकॉज एम्प्लॉय की इल हेल्थ है या एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया एक्सेट्रा, तब भी पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ लास्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ये प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होता तब क्या होता बेटा, हाँ जी अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपके क्वेश्चन बनते हैं आरपीएफ के 12% पॉइंट के ऊपर, 9.5% के ऊपर, और आप जो डिस्कस करेंगे ये लास्ट पॉइंट यहां पर बेटा, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ध्यान रखिएगा बेटा इसके ऊपर एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर ने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है हर साल, इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये इकट्ठा बाद में देखेंगे इकट्ठा टैक्सेबल होगा, तो एट प्रेजेंट नॉट टैक्सेबल। हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा नॉट टैक्सेबल, मतलब ईयरली यूआरपीएफ का ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, इंटरेस्ट हो, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, भूल जाइए। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है दिस इज टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल। अब ये टैक्सेबल कैसे होता है आइए डिस्कस करते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है यूआरपीएफ का हिस्सा। पेमेंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कैसे टैक्सेबल होती है देखिएगा। चलिए इसे करते हैं, और इसके ऊपर बेटा एमसीक्यू बनते हैं, यूआरपीएफ के इसी पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। पेमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ, इस पेमेंट को हम डिवाइड करेंगे बेटा 4 टुकड़ों में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हर साल एम्प्लॉय ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, मान लीजिए हमारी एम्प्लॉय है वो 20 साल से जॉब कर रहा है, तो 20 साल से यूआरपीएफ में एम्प्लॉय ने भी पैसा जमा कराया, एम्प्लॉयर ने भी पैसा जमा कराया, हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला, तो रिटायरमेंट पर पूरा का पूरा पैसा जो पिगी बैंक था वो पैसा एम्प्लॉय को मिल गया। तो हम इसके टुकड़े कर रहे हैं अलग अलग कि इस पूरे पैसे में कितना हिस्सा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20 साल में, यह है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन होगा ये। और दूसरा होगा बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट,
मतलब इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो एम्प्लॉयर का कितना हिस्सा है 20 साल में और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है जो इसमें शामिल है। और थर्ड, एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने खुद अपनी जेब से 20 साल में कितना पैसा जमा कराया है यूआरपीएफ में और इसके ऊपर कितना 20 साल में इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट हर साल मिलता है मगर एम्प्लॉय को नहीं मिलता, वो पीएफ में बेटा जमा हो जाता है, वहीं एग्री होता है। ठीक है, तो हम यूआरपीएफ की पेमेंट के 4 टुकड़े करते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन था प्लस उस पर इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन था प्लस उस पर इंटरेस्ट। अब हमें इसकी टैक्सेबिलिटी चेक करनी है। ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इसका इंटरेस्ट है, इसका टोटल बेटा टैक्सेबल होता है सैलरी, 100% टैक्सेबल अंडर सैलरी। याद है पढ़ा था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये वही चीज है सेक्शन 17(2) में। तो यूआरपीएफ से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो इंटरेस्ट होता है ये एम्प्लॉय के हाथ में पूरा टैक्सेबल होता है बेटा रिटायरमेंट पर। किस हेड में? सैलरी हेड में। एम्प्लॉयर ने जो पैसा अपनी पॉकेट से जमा कराया, जरा ध्यान से समझिए, ये तो उसने जमा कराया है और वो वापस मिल रहा है, तो ये बेटा किसी तरह से टैक्सेबल नहीं होता, इट इज नॉट टैक्सेबल। आपने बैंक में 10,000 रुपए की एफडी कराई और मिला 11,000, तो बेटा जो 11,000 में 1,000 है वो इंटरेस्ट, केवल वही टैक्सेबल होगा, मगर जो 10,000 वापस मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सेम एम्प्लॉय ने भी 20 साल तक पैसा जमा कराया तो वो उसका पैसा वापस मिल गया, इट इज नॉट टैक्सेबल, मगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज एक्स्ट्रा इनकम। और याद रखना ये टैक्सेबल होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईएफओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा। ठीक है, सो यूआरपीएफ से जो पेमेंट मिलती है उसे 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने हैं, इनको अलग अलग करना है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस उसका इंटरेस्ट है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा और जो इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर वो टैक्सेबल होगा, मगर किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए, A has received 5 lakh rupees from URPF on his retirement. ठीक है, it includes his contribution, his मतलब उसका अपना contribution 1,80,000, इंटरेस्ट thereon, इसके ऊपर इंटरेस्ट 40,000, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2 लाख, इंटरेस्ट thereon, ये हो गया 224, तो इसको कर देते हैं 80,000, पूरा 5 लाख हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है टैक्सेबल अमाउंट कितना और टैक्स फ्री कितना, और फिर मैं बताऊंगा एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर देते हुए क्या ध्यान रखना है। पहली बात, यूआरपीएफ से जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट पर वो बेटा टैक्सेबल होता है, उसके 4 टुकड़े होते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगी। हिज कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन 1,80,000, ध्यान है ना, ये टैक्सेबल नहीं होता, मगर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है ये टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, फर्दर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल होता है पूरा, कहां पर? सैलरी हेड में, सैलरी। ठीक है, तो 2,80,000 सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा और 40,000 होगा बेटा अदर सोर्सेज में। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है इसको ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर ने पूछा, क्वेश्चन क्या है? टैक्सेबल अमाउंट अंडर सैलरी, तो बेटा आपका आंसर होगा 2,80,000। अगर एग्जामिनर ने पूछा टैक्सेबल अमाउंट अंडर सैलरी तो आपका आंसर है 2,80,000। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है टैक्सेबल अमाउंट अंडर आईएफओएस तो आपका आंसर होगा 40,000। अगर एग्जामिनर ने पूछा है
टैक्सेबल अमाउंट, मतलब हेड नहीं बताया तो मतलब टोटल टैक्सेबल अमाउंट अंडर ऑल द हेड्स। तो बेटा इन दैट केस 2,80,000 सैलरी हेड में टैक्सेबल है, 40,000 रुपए टैक्सेबल है आपका हाउस अदर सोर्सेज, तो टोटल टैक्सेबल 3,20,000। सो बी केयरफुल, एग्जामिनर की डिमांड को चेक कीजिएगा, रिक्वायरमेंट को चेक कीजिएगा। सॉल्व हो गया, मगर सही आंसर को क्लिक कीजिएगा। एमसीक्यू में ये ज्यादा खतरा है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो आप सारे आंसर लिख देंगे, जो एग्जामिनर को चाहिए उस पर मार्क्स मिल जाएगा, मगर बेटा एमसीक्यू में क्योंकि प्रॉपर मार्क करना होता है तो बी केयरफुल। ये बार बार मैं क्लास में कहता हूं, हमेशा रिपीट करता हूं, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझकर करेक्ट आंसर करना, क्योंकि एग्जाम में आपको जो ऑप्शन नजर आएंगे, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, चाहे वो एग्जामिनर ये पूछे ये पूछे ये पूछे, आपको जो ऑप्शन नजर आएंगे, एक ऑप्शन आपको नजर आएगा 40,000, दूसरा ऑप्शन नजर आएगा 2,80,000, तीसरा ऑप्शन नजर आएगा 3,20,000 और एक ऑप्शन आपको नजर आना चाहिए 5 लाख। ये लीजिए, चारों ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है, एग्जामिनर ने पूछा टैक्सेबल अमाउंट अंडर सैलरी, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का, और आपने मार्क कर दिया आपका 3,20,000, तो गलत हो गया ना, क्योंकि 3,20,000 टैक्सेबल है, मगर एग्जामिनर केवल सैलरी हेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटे जनरली दो क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो सॉरी 2 पॉइंट बनते हैं, या तो आपका बनेगा आरपीएफ में, एसपीएफ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आरपीएफ में बनेगा 12% वाला, 9.5% वाला, या यूआरपीएफ में ये क्वेश्चन बनता है, और सबसे ज्यादा आरपीएफ में से यही क्वेश्चन बना है यूआरपीएफ से, जो पेमेंट मिलती है ऑन टर्मिनेशन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे बेशक क्वेश्चन डिमांड कर सकता है। ओके, से payment received from URPF rupees 10 lakh including interest, rupees 3 lakhs. Both, that is employer and employee, contributed equally. अब यहां पर आपको ये नहीं बताया गया कि इस 10 लाख में एम्प्लॉयर का हिस्सा कितना, एम्प्लॉय का कितना, सिर्फ एक आ गया भाई देखो टोटल पैसा मिला 10 लाख, जिसमें इंटरेस्ट है 3 लाख, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था। अब आप कहेंगे सर मुझे तो इसके टुकड़े करने, तो बड़ा लॉजिकली सोचो बेटा, मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। अब बड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में सारी चीज गिवन है, सिर्फ आपको वहां से यूज करनी है, उठानी है बेटा। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ है 10 लाख, 10 लाख मतलब इसमें इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों शामिल है, और इंटरेस्ट कितना है 3 लाख, तो अगर इंटरेस्ट है 3 लाख तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का मिलाकर 7 लाख। समझ रहे, क्वेश्चन में लिखा है बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब हर साल जितने भी साल काम किया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ने बराबर का पैसा जमा कराया। तो बेटा अगर दोनों ने बराबर पैसा जमा कराया है तो मतलब कंट्रीब्यूशन इक्वल है दोनों का। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है 7 लाख रुपीस तो इक्वल मतलब 2 टुकड़े हो गए, आधा आधा। जी हां, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 3,50,000 और बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 3,50,000। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 3 लाख, तो बेटा वो भी तो आधा आधा हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में। तो इंटरेस्ट भी है 1,50,000 एंड यहां पर भी इंटरेस्ट है 150। अब खत्म हो गया सॉल्यूशन हमारे पास। जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं है, मगर इसका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ये कहां टैक्सेबल होता है, अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में बेटा आपको मिल सकता है एमसीक्यू में, श्योरली इस तरह के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास था ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो 3 तरह के प्रोविडेंट फंड आप सैलरी में करेंगे। जो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, अगेन इसका सैलरी से कोई लिंक नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में
जो पैसा जमा कराता है इंडिविजुअल वो एटीसी में माइनस होता है, और जब पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, तो वो केवल एटीसी में इन्वेस्टमेंट पर्पज से बन सकता है, टैक्सेबल पर्पज से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सो चलिए एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ने से पहले अच्छी तरीके से इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्लानिंग, ऑल द बेस्ट।